इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 27 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 से एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जू जियाई, बी जीन लीकून को, सी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को, या डी ताकेहिको नाकाओ को। इसको नियुक्त किया गया है AIIB का अगला अध्यक्ष, तो नियुक्त किया गया जू जियाई को। प्रतिष्ठित चीनी अधिकारी और पूर्व उप वित्त मंत्री क्या है? चीनी अधिकारी हैं और पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जीन लीकून के 10 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद 16 जनवरी 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 10वीं वार्षिक बैठक में की गई, जो विश्व बैंक, ADB और NDB जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों से व्यापक अनुभव लेकर आई हैं, जिससे वे अस्थायी और संरचना को बढ़ावा देने के AIIB के मिशन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में। बीजिंग स्थित AIIB में वर्तमान में 110 स्वीकृत सदस्य देश शामिल हैं, जो वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए गाजियाबाद में, बी लखनऊ में, सी नोएडा में, या डी कानपुर? इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पे? गाजियाबाद में, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश में तकनीकी और संरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साहिबाबाद गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका शिलान्यास और भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। यह पहल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CEL और ESDS क्या है? ESDS के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के निवेश और 30 मेगावाट की अनुमानित विद्युत क्षमता है। गाजियाबाद को इसके रणनीतिक स्थान और विकास क्षमता के लिए चुना गया है, जो इसे राज्य में तकनीकी प्रगति के एक उभरते केंद्र के रूप में चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है, NEGD द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए AI इन गवर्नेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? A IIM बेंगलोर में, B IIT दिल्ली में, C IIT हैदराबाद में, या D NIT तिरुचि में? इसकी शुरुआत किया गया था ये IIT दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मैटी के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने IIT दिल्ली के प्रबंधन अध्ययन विभाग में शासन में AI पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की क्षमता निर्माण योजना के तीसरे चरण का हिस्सा है और 26 से 27 जून 2025 को आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य 59 सरकारी अधिकारियों को लोक सेवा में AI के अनुप्रयोगों पर क्या है महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना था। यह कार्यक्रम AI के जिम्मेदाराना उपयोग, नीतिगत ढांचे और कृत्रिम AI संचालित डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण, निर्णय लेने और शासन में सुधार पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सरकारी स्कूलों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है? ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी राजस्थान सरकार, सी
छत्तीसगढ़ सरकार या डी मध्य प्रदेश सरकार। तो कौन सी अनिवार्य किया है? मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया। कब से? 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 से मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया। यह पोर्टल एजुकेशन 3.0 पोर्टल के साथ एकीकृत है और इसे प्रशासन में सुधार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपस्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उपस्थिति दर्ज करानी होगी और ऐसा न करने पर उनकी छुट्टियों में स्वतः कटौती हो जाएगी। यह पहल स्थानांतरण और पदोन्नति में डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता करती है, मैनुअल त्रुटियों को कम करती है और मध्य प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बधिर अंधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दृष्टिहीनता। अंधता मतलब दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता, ठीक है। दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 27 जून को, बी 14 जुलाई को, सी 3 मई को या डी 18 अगस्त को मनाया जाता है। कब ये मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। बधिर दृष्टिहीनता समुदाय के अग्रणी हस्ती हेलेन केलर, क्या नाम है? हेलेन केलर की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 27 जून को अंतरराष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता दिवस मनाया जाता है। 1880 में जन्मी केलर कॉलेज की डिग्री हासिल करने वाली पहली बधिर दृष्टिहीन व्यक्ति थी और बाद में विकलांगता अधिकारों की एक प्रमुख पैरोकार बनी। बधिर दृष्टिहीन व्यक्तियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझते हुए इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता, समावेशिता, नीति स्तरीय समर्थन को बढ़ावा देना है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 27 जून को संकल्प A/RES/79/294 के माध्यम से निर्धारित तिथि के रूप में अपनाया, जिसमें वैश्विक मान्यता के महत्व और बधिर दृष्टिहीन आबादी के लिए विशेष सहायता प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के 2029 संस्करण की मेजबानी करेगा? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी गुजरात। तो कौन इसकी मेजबानी करेगा? ए गुजरात इसकी मेजबानी करेगा। गुजरात को 2029 के विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये खेल गुजरात के 3 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मान भारतीय अधिकारियों द्वारा अमेरिका के बर्मिंघम में सफल बोली प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त हुआ है। गुजरात को इसके आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे, मजबूत लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी और प्रमुख वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के अनुभव के कारण चुना गया है। इन खेलों में 70 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा एथलेटिक्स भाग लेंगे, जो दुनिया भर के पुलिस, अग्निशमन, सीमा शुल्क और सुधार अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, किस देश में कटारगामा एसाला महोत्सव पदयात्रा यानी पैदल यात्रा और फेरा जैसे कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है? ए नेपाल में, बी थाईलैंड में, सी भारत में या डी श्रीलंका में। ये मनाया जाता है कहाँ पे? ये श्रीलंका में मनाया जाता है। कटारगामा एसाला महोत्सव पदयात्रा और महापेरा हेरा जैसे कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है यहाँ पे श्रीलंका में।
कटारागामा ये साला महोत्सव श्रीलंका में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला क्या है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक उत्सव है। इसकी शुरुआत एक औपचारिक ध्वजारोहण से होती है और इसमें अग्निचलन समारोह और महापेरा हेरा, ठीक है, महापेरा हेरा है, महापेरा हेरा जैसे उल्लेखनीय कार्यक्रम शामिल होते हैं। यह महोत्सव भगवान स्कंद यानी कि मुरुगन की पूजा पर केंद्रित है, जिनके प्रति हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम समान रूप से पूजनीय है। इस महोत्सव की एक प्रमुख विशेषता पद यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा जिसमें भक्त भक्ति के प्रतीक के रूप में 500 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करते हैं। यह महोत्सव सर्वधर्म एकता और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और कटारागामा के महादेवला मंदिर कटारगामा के महादेवला मंदिर में केंद्रित है, जो इसे श्रीलंका की सबसे आध्यात्मिक रूप से समावेशी परंपराओं में से एक बनाता है। अगला प्रश्न है 78वें सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी केरल। यह राज्य कौन सा? ए कर्नाटक। कर्नाटक 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया। राज्य के एथलीटों ने कुल मिलाकर 16 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य पदक जीता। कुल मेडल कितना जीता? 41। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने कर्नाटक को महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों से काफी आगे कर दिया, जिन्होंने क्रमशः 17 और 16 पदक हासिल किए थे। कौन सा? ये महाराष्ट्र 17 पर हासिल किया था और तमिलनाडु 16। 400 मीटर मेडले में नया मीट रिकॉर्ड बनाने वाले स्वर्ण गांगुली जैसे तैराकों के प्रदर्शन ने प्रतियोगिता में कर्नाटक के दबदबे में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने पर शुभांशु शुक्ला कितने अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? कौन से अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? ये पूछ रहा है। ए 628वां, बी 645वां, सी 634वां या डी 639वां। इनका क्रम है, ये 634वां क्रम है। 26 जून 2025 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले 634वें अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। वे एक्सियोम 4 मिशन में शामिल हुए, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर 14 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पहल है, जिसे एक्सियोम स्पेस में स्पेस एक्स के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। अभी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शुक्ला की यात्रा वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में देश की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है। इस मिशन में अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। 634वें अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनकी यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष अग्रदूतों की बढ़ती सूची में जुड़ती है और आगामी गगनयान मिशन जैसे भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पुष्ट करती है। अगला प्रश्न है, बोनालू लोक उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तेलंगाना में या डी तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है ये बोनालू लोक उत्सव? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू एक जीवंत हिंदू लोक उत्सव है, जो मुख्य रूप से भारत के तेलंगाना राज्य में विशेष रूप से हैदराबाद, सिकंदराबाद के युवा शहरों में मनाया जाता है।
2025 का ओशो ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ है। अपने गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध बोनालू में देवी महाकाली को प्रसाद चढ़ाया जाता है। रंगारंग जुलूस निकाले जाते हैं और अग्नि श्वासकों और पोथाराजुओं द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। तेलंगाना सरकार इस उत्सव का सक्रिय रूप से समर्थन करती है। मंदिर अनुदान के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित करती है और अनुष्ठानों में भाग लेती है, जो एक राज्य मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? A 5 जुलाई को, B 27 जून को, C 15 मई को या D 12 अगस्त को? ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 27 जून को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस हर साल 27 जून को दुनिया भर में आर्थिक विकास, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका को क्या मान्यता देने और उसका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में आधिकारिक रूप से घोषित यह दिवस छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के महत्व को उजागर करता है, खासकर विकासशील देशों में जहां वे आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा हिस्सा है। MSME 90% व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 70% तक रोजगार प्रदान करते हैं और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में MSME सकल घरेलू उत्पाद में 21% का योगदान देकर और 28 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे समावेशी और सतत विकास के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? जहां भारत ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। A रूस में, B कजाकिस्तान में, C चीन में या D उज्बेकिस्तान में? इसका बैठक हुआ था SCO का रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी कहाँ पे? चीन में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन के किंगदाओ में हुई। इस बैठक के दौरान भारत ने दस्तावेज की भाषा, विशेष रूप से हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले सहित सीमा पार आतंकवाद से निपटने में विफलता से असंतुष्ट होने के कारण संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस असहमति के कारण बैठक बिना किसी एकीकृत विज्ञप्ति के समाप्त हो गई। इस आयोजन ने बहुपक्षीय कूटनीति में तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर भारत के रुख को रेखांकित किया। मेजबान देश के रूप में चीन की भूमिका SCO जैसे क्षेत्रीय समूहों में उसकी केंद्रीय स्थिति को उजागर करती है। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद।